नमस्कार। इसरो ने लगाया है अंतरिक्ष में शानदार शतक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2025 के पहले महीने में ही अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग की, जिसमें एक नेविगेशन सैटेलाइट को जीएसएलवी रॉकेट पर लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में लगातार नई ऊंचाई हासिल करते इसरो का 100वां मिशन किस बारे में है खास और इस सफलता के क्या है मायने? किस क्षेत्र में भारत अब जल्दी ही दूसरे देशों पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? यही बात करेंगे आज हम चर्चा में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज सुबह 6:23 पर NVS 02 को ले जाने वाले जीएसएलवी F-15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इससे और ख़ास बात यह है कि इसरो के नए अध्यक्ष V नारायणन का ये पहला मिशन था, जिन्होंने बीती 13 जनवरी को ही कार्यभार संभाला था। इसका उद्देश्य है भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, वेग और समय प्रदान करना। 2250 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह में L1, L5 और S बैंड में पेलोड्स लगाए गए हैं और इस मिशन से आम आदमी को कैसे फायदा मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के 100वें सफल मिशन पर बधाई दी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। We are also proud of the scientific acumen, the capabilities, the capacities of our scientists, our space experts, and at the same time also thankful to the enabling milieu, to the patronage provided by the political leadership headed by Prime Minister Modi. And while we celebrate the 100th launch from Sriharikota, it's important to share with the audience how this has been made possible and how this has happened in rapid strides in the last few years. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है और भारत की क्षमताओं को काफ़ी मजबूती मिली है और इस मिशन से ये मजबूती कैसे हम भारतीयों को करेगी मजबूत, यही हम ग्राफिक्स के जरिए आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। भारत की ताकत इससे कैसे बढ़ी है, क्योंकि इससे सटीक नेविगेशन की सुविधाएं मिली हैं, जो कि ज़मीन हो, हवा हो, समुद्र हो, सभी में रास्ता दिखाएगा। तो एक बड़ा रास्ता निकालता हुआ मिशन। कृषि में, खेती किसानी में इससे मदद मिलेगी। किसानों को मौसम और खेती की सही जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही वाहनों और जहाज़ों की ट्रैकिंग होगी। गाड़ियों और जहाज़ों के लोकेशन पर नज़र रखी जा सकेगी विभिन्न क्षेत्रों में। साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग भी इसका एक बड़ा फीचर है। स्मार्टफोन में बेहतर GPS सुविधा इससे मिलेगी। तो इससे भी कई तरह की जो समाधान है वो इसमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही मोबाइल में लोकेशन जुड़ी सेवाओं को इसमें इम्प्रूव किया जा सकेगा, तो ये भी अपने आप में अहम है। इसके साथ ही इंटरनेट बेस्ड ऐप्स जो हैं वो बेहतर होंगे, उसमें जो है एडवांस्ड लेवल आएगा। साथ ही जो आपातकालीन सेवाएं हैं, क्योंकि इससे जो ट्रैकिंग है वो आसान हो जाएगी, तो इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। दुर्घटना है या अन्य आपात स्थितियां हैं, उसमें भी ये काम आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की, तो रक्षा क्षेत्र में भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसरो के नए मिशन से सेना को भी फायदा मिलेगा, तो रक्षा क्षेत्र भी काफ़ी इससे सशक्त होगा, क्योंकि विभिन्न लोकेशन के साथ धरती, आसमान और पानी में भी इससे नज़र रखी जा सकेगी। इसके साथ ही अगर वित्तीय संस्थानों की बात करें तो उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वित्तीय संस्थानों, पावर ग्रिड और सरकारी एजेंसियों को टाइमिंग सर्विस इससे मिल पाएगी। तो चौतरफा लाभ इसका दिखाई देता है। इसके साथ ही ये उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है। आत्मनिर्भर भारत में एक मील का पत्थर इसे कहा जा सकता है। इसके साथ ही हर परिस्थिति का सामना करने की जो इसकी काबिलियत है, उसके तहत इसको परखा गया है और वो इसमें साबित भी हुई है। तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही सटीक समय की जानकारी देने के लिए रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड इसमें लगाया गया है। तो किस तरह से ये एडवांस्ड सिस्टम है, इन क्षेत्रों में किस तरह से मजबूत कर रहा है आपके और हमारे
किस काम आएगा ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसरो के अपने 100वें मिशन को लॉन्च करते वक्त इसरो अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले मिशन को लेकर वी नारायणन काफ़ी खुश थे। किस तरह से इसके बाद उन्होंने खुशी जताई, ये देखते हैं। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year, 2025, has been successfully accomplished, with GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. और आपको बता देते हैं कि अब तक इसरो के कौन से ऐसे मिशन हैं जो सुर्खियों में है, लेकिन सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया है। इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं? सर एक बार कारण अगर फिर से बता दें कि क्या हुआ आपको था। डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। सर एक बार आपने शुरू में बताया कि क्या हुआ था, वो अगर फिर से दोहरा दें। क्या कुछ हुआ था वहाँ पर जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही सर? हादसे की वजह क्या रही? शुरू में जो आपने दोहराया। देखिए, ये मेला क्षेत्र में अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, कुछ ले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उस वजह से दुखद हादसा हुआ। सर कोई जांच कमेटी बनाई है क्या? घटना कितनी? मैम साइड आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर। एक चीज और आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया।
जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखिए, चूंकि मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने अपने किसी से खोया उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजें। जो भी मामले प्रोग्रेस है तो श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया सेक्टरों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में रहकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। प्रयागराज से प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें ये जानकारी दी गई कि वहाँ पर स्थिति इस वक्त सामान्य है और जो लगातार जो कदम उठाए जा रहे थे स्थिति को सामान्य करने के, उसके बारे में वो जानकारी दी गई है। और अब हम बात करते हैं इसरो के शतक की, और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ अजय लेली जी जुड़े हुए हैं जो सीनियर फेलो हैं इत्सा के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो ये मिशन है कई मायनों में खास है, ऐतिहासिक उपलब्धि तो है ही, लेकिन इसकी कितनी ज़रूरत है और तमाम क्षेत्रों में ये हमें कितना सशक्त कर रहा है? तो रमा जी, ये जो हमारा आज मिशन गया है NVS-2, ये अब हमारे जो 4 सैटेलाइट हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स आकाश में, उसमें ये 5वां हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो पोजिशनिंग के लिए भी ठीक है और जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके लिए भी ठीक है। और इसके लिए हमें जो फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंस होती थी पहले, वो हमारे लिए अब फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, करीब 5 मिनट की एक्यूरेसी है और ये पूरे भारतवर्ष को कवर करेगा। भारतवर्ष के बियॉन्ड करीब 1500 किलोमीटर तक और भी कवर कर सकता है। ये एक तरह से और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये L बैंड एंटेना को इंटीग्रेट करता है S बैंड एंटेना के साथ। इसका मतलब ये होता है सामान्य भाषा में कि अगर हमारे पास हैविक इनेबल्ड सिस्टम है, कोई मोबाइल है या हमारे पास कोई डिवाइस है, उस डिवाइस को हम इसके साथ सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। और आपने जैसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, तो डिफेंस में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि डिफेंस सैटेलाइट्स और डिफेंस की जो इन्फॉर्मेशन जो हमें डेटा चाहिए, हमें पोजिशनिंग के लिए चाहिए, नेविगेशन के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, वो सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस इसके थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसका एक बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में प्रिसाइज रियल टाइम इंफॉर्मेशन और डेटा जो चाहिए हमको, वो हमें इससे मिलेगा और हमारा इंडिजिनस डेटा होगा वो। और तीसरी एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में इसका फार्मिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इसमें हमें महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दूसरी एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है। सैटेलाइट तो इंडिजिनस है ही और हमको ये पता ही है क्योंकि ये रॉकेट भी हमने इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेट्स बनाया है। तो ये 8th फ्लाइट है हमारे इंडिजिनस क्रायो रॉकेट की, और ये सैटेलाइट जो हमने बनाया है इसका पूरा इसकी पूरी डिज़ाइन, इसका इंटीग्रेशन, इसकी टेस्टिंग, वैलिडेशन सब कुछ भारतवर्ष में हुआ है। बिल्कुल, ये जो है आत्मनिर्भर भारत, उसकी एक बड़ी मिसाल जो है इस क्षेत्र में दिखाई देती है लगातार। अजय लेली जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, तमाम सेक्टर्स की इसमें बात है, डिफेंस सेक्टर का भी इसमें जिक्र किया गया है, किस तरह से रक्षा क्षेत्र में भी इसको मजबूती मिलेगी और किस तरह से जो सटीक जानकारी है इस क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि इसका पहले अगर हम बात करें तो कारगिल के समय काफ़ी ज़रूरत महसूस की गई थी कि स्वदेशी एक प्रणाली हो ऐसी। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत के पास एक स्वदेशी प्रणाली होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आजकल के आप वेपन सिस्टम्स देखेंगे तो सब वेपन सिस्टम्स GPS बेस्ड होते हैं। इसका मतलब आपको जो पोजीशनिंग करना है, टारगेट के ऊपर जाना है, हम GPS का यूज़ करते हैं।
सो इससे पहले कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स हमारे पास थे जो हमें ये नेविगेशन की सुविधा नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए हमें एक सेपरेट सिस्टम को डेवलप करना जरूरी था। तो उसके ऊपर काम 2006 से स्टार्ट हो गया था। 2013 और 2018 के बीच में हमने 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जिसको हम नाविक 1.0 बोलते हैं। तो ये नाविक 1.0 अच्छी तरह से कार्यरत कर रहा था, लेकिन सैटेलाइट का एक अपना लाइफ टाइम होता है। तो अभी ये डिसाइड किया गया है कि हम 5 और सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, क्योंकि पहले जो सैटेलाइट्स थे उसका लाइफ टाइम खत्म हो चुका था। तो हमने नाविक 2.0 के लिए 2023 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और आज हमने ये दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया है। आपके जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, आपके जो बैटल टैंक्स होते हैं, आपकी जो शिप सिस्टम्स होती हैं, उसको जीपीएस गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। सो जीपीएस जो यूनिवर्सल सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का है, उसका जो सिग्नल है वो एक नॉर्मल सिग्नल रहता है, मिलिट्री ग्रेड सिग्नल नहीं रहता। तो हमें एक मिलिट्री ग्रेड सिग्नल की ज़रूरत थी। इसलिए अगर हम देखेंगे हमारे नाविक में 2 तरह के सिग्नल्स है, एक स्टैंडर्ड सिग्नल है और एक रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड सिग्नल है जिसकी एक्यूरेसी 20 मीटर है, वो स्टैंडर्ड सिग्नल आम जनता के लिए यूज़ हो जाएगा और आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए एक दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल होगा जिसकी एक्यूरेसी उससे कहीं ज़्यादा होगी। तो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स आपको एक लिमिटेड एक्यूरेसी देते हैं, बट मिलिट्री के लिए आपको एक अच्छी एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। वो काम ये सिस्टम करेगी। बिल्कुल। रतन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये केवल देश ही की नहीं बल्कि दुनिया की ज़रूरत पूरी करेगा और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, तो उसका कितना फ़ायदा इस पूरी इंडस्ट्री को मिलेगा, इसके साथ ही देश को मिलेगा। और जिस तरह से हमने आज वी नारायणन जी का बयान सुना, उन्होंने कहा 46 साल में 100वां मिशन पूरा हुआ है, लेकिन 5 सालों में ही हम 200वां मिशन पूरा करेंगे। कितनी तेज़ दिशा से इसमें काम हो रहा है? सॉरी, रमा जी, जो नारायणन जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। पिछले 10 साल में भारत ने जितनी प्रगति की है इस क्षेत्र में, ना केवल प्रक्षेपण में बल्कि इंडस्ट्रियल साइड में, मैन्युफैक्चरिंग साइड में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में और प्राइवेट सेक्टर में, इसके साथ साथ स्टार्टअप में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि पिछले 10 साल में हमने जो प्रोग्रेस देखी है, वो प्रोग्रेस इसलिए हुई है क्योंकि इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। पहले ये प्राइवेट सेक्टर के लिए आप जानती हैं खुला हुआ नहीं था। डिफेंस सेक्टर को खुले हुए काफ़ी समय हो गया, करीब 20-22 वर्ष हो गए, लेकिन स्पेस सेक्टर को खोले होने में हार्डली 10 साल हुआ है। जब ये स्पेस सेक्टर खोला गया, इसमें इंडस्ट्री को योगदान देने के लिए बुलाया गया और इंडस्ट्री को वेंडर से पार्टनर का स्टेटस देने की बात शुरू हुई, उस समय हमने ये भी देखा कि हमको कुछ ऐसी एजेंसी चाहिए जो कोऑर्डिनेशन कर सके इसरो और इंडस्ट्री के बीच में। तो जैसे इन स्पेस का गठन हुआ, जो कि एक ऐसी एजेंसी है जो कोऑर्डिनेशन करती है स्पेस सेक्टर और स्पेस इंडस्ट्री के बीच में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्टार्टअप्स हो। तो जब रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, जब संसाधन बढ़ जाते हैं, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें जल्दी जल्दी पूरी होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले हमारी ज़रूरतें नहीं थी, लेकिन संसाधनों की कमी होने की वजह से हम उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं हम फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट थे इनके ऊपर। फॉर एग्जांपल DTH, जो हम DTH देखते हैं इस समय, हमारे जितने DTH ऑपरेटर्स हैं वो अभी तक प्राइवेट सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं, फॉरेन सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसको वो ज़रूरत भी हम अपने देश में पूरी कर सकते हैं। तो हमारे देश की इंडस्ट्री का जो योगदान है स्पेस सेक्टर का, वो अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है और जितना हमारा योगदान होगा उतना हमारा स्पेस सेक्टर बढ़ेगा और GDP के लिए इसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो जो कहा आज चेयरमैन साहब ने, ये एक पुरानी श्रृंखला चली आ रही है किरण कुमार साहब के टाइम से। जब किरण कुमार साहब चेयरमैन थे उस समय स्पेस सेक्टर खुलना शुरू हुआ, उसके बाद शिवन साहब आए, उसके बाद डॉक्टर सोमनाथ ने भी बहुत काम किया और अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन साहब ने जो बोला वो सही बोला। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगले 5-6 साल में इसरो ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, जो कि ना केवल सैटेलाइट्स के बारे में है या प्रक्षेपण के बारे में है, बल्कि हमारे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के बारे में है, मून के बारे में है, हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के बारे में है और गगनयान तो है ही। तो ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि संसाधन उपलब्ध हैं।
योजनाएं थी, संसाधन उपलब्ध हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर के काम करना शुरू किया है। बिल्कुल एग्रेसिवली इसमें काम शुरू हुआ है। अजय लेली जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से आप बता रहे थे कि अगर हम दूसरे देशों के जो जीपीएस सिस्टम हैं या उन पर जिस तरह से निर्भर होते हैं उसमें लिमिटेड एक्सेस होता है, लेकिन स्वदेशी प्रणाली का ये फ़ायदा है कि हमें जो एक्सेस चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना महत्वपूर्ण होगा? जैसा मैंने पहले ही भी कहा, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास अगर हम दुनिया में देखें तो काफ़ी सारे नेविगेशनल सिस्टम्स हैं। जीपीएस तो सबको पता है। हम रशिया के से काफ़ी इक्विपमेंट्स लेते हैं मिलिट्री के, तो रशिया का भी एक प्रणाली है जिसको ग्लोनास बोलते हैं। हम उसके ऊपर भी डिपेंडेंट थे। हमने जो मिग एयरक्राफ्ट्स लिए थे, मिग 29 वगैरह, तो उसके लिए हम ग्लोनास के सिस्टम्स यूज़ कर सकते थे। दूसरा एक सिस्टम जो यूरोप का बन रहा है जिसका नाम है गैलीलियो, वो भी एक काफ़ी प्रबल सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे भी भारत उनके साथ कोलैबोरेट करने वाला था। लेकिन हमें ये पता चला जब कि हमें मिलिट्री ग्रेड सिग्नल की सुविधा नहीं मिलेगी, तब भारत ने वो कोलैबोरेशन नहीं किया। अगर हम ग्लोबल सिस्टम्स देखें, जो जीपीएस वाले सिस्टम्स है या जिसको ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम्स बोलते हैं, वो सिस्टम्स में कई सारे सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है। कम से कम आपके पास 27, 28 या 30 सैटेलाइट्स होने की ज़रूरत होती है। लेकिन भारत ने ये देखा कि भारत के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक 30 सैटेलाइट्स का पूरा कॉन्स्टलेशन एस्टैब्लिश करे ऑन डे 1। तो भारत ने ये डिसाइड किया कि हमारी ज़रूरतें लोकल है। अगर हम सामरिक दृष्टि से भी देखें तो पाकिस्तान और चाइना ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, तो हमें ऐसी एक प्रणाली चाहिए थी जो हमारी ज़रूरतें पूरी करे। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि 2006 से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तब ये डिसाइड किया गया कि हम एक रीजनल नेविगेशनल सिस्टम तैयार करेंगे। दुनिया भर में खाली 2 देश ऐसे हैं, एक जापान है और भारत है, जिनके पास रीजनल नेविगेशनल सिस्टम है। इसका मतलब ये सिस्टम में 30 सैटेलाइट्स नहीं होते, ये सिस्टम में 6-7 सैटेलाइट्स है, और वो 7 सैटेलाइट्स भारत का पूरा एरिया और 1500 किलोमीटर इर्द गिर्द का एरिया, इसमें वो हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलिट्री ग्रेड सिग्नल्स दे सकते हैं। इसीलिए हमने ये देखा कि हमें एक रीजनल सिस्टम पहले बनाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में इसरो का ये भी प्लान है कि इसको वो एक्सपांड करेंगे, जैसे हमारे पास और साधन उपलब्ध होंगे, और बिकॉज जीपीएस का नेविगेशन का एक ग्लोबल मार्केट भी होता है। तो भारत इस सिस्टम के लिए खाली मिलिट्री हिसाब से नहीं देख रहा है, वो एक ग्लोबल मार्केट कैप्चर करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए काफ़ी समय लगेगा। अभी हमारा ये नाविक 2.0 गया है। मेरे विचार से जब हम नाविक 3.0 एस्टैब्लिश करेंगे, तब शायद हम सोचेंगे कि हम जीपीएस जैसी या ग्लोनास जैसी, या चाइना का एक बहुत अच्छा सिस्टम है बाइडू, तो उस सिस्टम जैसे 25 से 30 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक ग्लोबल नेविगेशनल प्रणाली। बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बधाई हो इसरो, ऐतिहासिक 100वें लॉन्च पर। ये अविश्वसनीय मील का पत्थर हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निजी क्षेत्र के साथ आने से भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई ऊंचाइयां प्राप्त करती रहेगी। तो प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रतन श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है, और जिस तरह से स्पेस मार्केट की बात कही जा रही है, स्टार्टअप्स की संख्या जो अगर हम बात करते हैं 2014 में 1 थी, उसके बाद 189 अब तक हो गई है, और हमारा जो $7 बिलियन के आसपास का है, लेकिन अब अगर वैश्विक प्रतिशत देखें तो वो काफ़ी कम है। तो इस तरह के जो अनुप्रयोग हैं उनसे ये बढ़ेगा, ये उम्मीद की जा सकती है? जी रमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी हमारा जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर बहुत बहुत छोटा अभी उसके अंदर हमारा हिस्सा है। और इस ये एक खास वजह इसलिए है क्योंकि इसके पहले 2014 के पहले हम जो कुछ काम कर रहे थे देश के लिए कर रहे थे, जितने PSLV हमारा वर्कहॉर्स था, और जितने सैटेलाइट्स हम भेज रहे थे अपने देश के काम के लिए भेज रहे थे, और उनमें कुछ अगर जगह बच जाती थी तो उसके अंदर को पैसेंजर्स हम फॉरेन सैटेलाइट्स भेज देते थे या फॉरेन सिस्टम्स भेज सकते थे। लेकिन अब हमने ये देखा है कि प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है
इसमें फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए कुछ मैं अगर नाम लूंगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक का नाम ले दूसरे का ना ले, लेकिन दोनों में इमेजिंग में भी और सैटेलाइट मैन्युफैक्चर में भी और स्पेक्ट्रल में भी हमारे स्टार्टअप्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है और फॉरेन कंट्रीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं और उनसे फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आ रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स आज स्पेसएक्स में अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, क्योंकि स्पेसएक्स की फ्लाइट्स ज़्यादा होती है हमारे कंपैरिजन में और उनके सैटेलाइट्स छोटे होते हैं। और एक कंपनी है जिसने अभी बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, स्टार्टअप कंपनी है, बहुत यंग इंजीनियर्स हैं और उन्होंने स्पेसएक्स को यूज़ किया है भेजने के लिए अपने सैटेलाइट्स। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो हमारे लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो करीब करीब 172 मिलियन यूएसडी हमने अमेरिकन सैटेलाइट्स के लॉन्च से कमाया और करीब 272 मिलियन यूरो हमने कमाया यूरोपियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जब हमारे पास और व्हीकल्स आ जाएंगी, जैसे SSLV हमारे पास आ जाएगी, तो वो 500 किलो तक के सैटेलाइट्स ले जा सकती है और वो बहुत जल्दी असेंबल की जा सकती है। तब हमारा ये मार्केट में थोड़ा और योगदान होगा और हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा देश की इकोनॉमी में। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसके लिए कैपिटल जो ज़रूरी है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये और लॉन्ग टर्म जेस्टेशन इंडस्ट्री है ये। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए अगर सरकार ने अभी जैसे 1000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है कि वो उसमें इक्विटी हो जाएगी, लेकिन 1000 करोड़ है अच्छा अमाउंट है, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा हमें चाहिए अगर हम इस मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और देश की इकोनॉमी में बिल्कुल इस दिशा में भी कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। रतन जी आपने और अजय लेले जी आपने बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए आसान भाषा में कि किस तरह से तमाम क्षेत्रों में उपलब्धि के साथ साथ विकसित भारत की नई उड़ान में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।